दुनिया का मशहूर खजाना खोजी बेन अपने साथी रायली के साथ लंदन के बकिंगम पैलेस में खड़ा था। यह ब्रिटिश राज परिवार का वो सुरक्षित महल था जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन बेन आज यहां इतिहास की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देने आया था। उसकी मंजिल थी महारानी का निजी दफ्तर, जहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। रायली ने सीधे बाथरूम में जाकर पैलेस का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर लिया। अब बारी बेन की थी। उसने अपने कपड़ों पर शराब छिड़की ताकि गार्ड्स उसे शराबी समझकर सिक्योरिटी रूम में बंद कर दें। लेकिन शांत स्वभाव वाले बेन को शराबी की एक्टिंग नहीं आती थी। तभी किस्मत से भीड़ में उसे अपनी एक्स वाइफ एबिगेल नजर आ गई। एबिगेल को देखकर बेन ने बिना किसी बात पर उस पर चिल्लाना और झगड़ना शुरू कर दिया। एबिगेल पहले तो हैरान हुई, लेकिन जैसे उसने बेन के कान में लगा एयरपीस देखा, वो तुरंत समझ गई कि बेन किसी मिशन पर है। उसने भी बिना कोई सवाल किए बेन के साथ झगड़ने का नाटक शुरू कर दिया। इस हाई प्रोफाइल ड्रामे से तंग आकर गार्ड्स ने दोनों को पकड़ लिया। बेन के कपड़ों से आ रही शराब की बदबू ने गार्ड्स को चकमा दे दिया और उन्होंने नशा उतारने के लिए दोनों को सिक्योरिटी रूम के एक सेल में बंद कर दिया। प्लान का पहला स्टेप कामयाब हो चुका था। गार्ड्स के वहां से हटते ही बेन ने रायली को सिग्नल दिया और हैक हुए सिस्टम से सेल का ऑटोमेटिक दरवाजा खुल गया। अब बेन की असली मंजिल पास ही थी। सेल से बाहर निकलते ही बेन ने पास रखा फूलों का एक गुलदस्ता उठा लिया और लिफ्ट से सीधा ऊपरी मंजिल पर जा पहुंचा, जहां किसी की भी एंट्री सख्त मना थी। तभी रास्ते में कर्मचारी ने उन्हें देख लिया। एबिगेल घबरा गई, लेकिन बेन ने बड़े कॉन्फिडेंस से गुलदस्ता आगे कर दिया, मानो वो डेकोरेशन टीम का हिस्सा हो। उसकी ये चाल काम कर गई और वो कर्मचारी बिना कोई सवाल किए वहां से चली गई। अब बेन सीधा महारानी के निजी दफ्तर में था। वहां कोई हीरे जवारात नहीं, बल्कि एक बेहद पुरानी मेज रखी थी, रेजोल्यूट डेस्क। बेन ने मेज के नीचे झांका। वहां इसे बनाने वाले का नाम लिखा था मैल्कम गिलवेरी। एक इतिहासकार होने के नाते बेन जानता था कि गिलवेरी सीक्रेट चाइनीज पजल बॉक्स बनाने के लिए मशहूर था, एक ऐसा बॉक्स जिसमें खुफिया चीजें छुपाई जाती हैं। बेन ने डेस्क की बारीकी से जांच की। डेस्क के 4 ड्रॉअर्स असल में एक कॉम्बिनेशन लॉक बना रहे थे, जिनके नीचे 1 से 9 तक नंबर्स लिखे थे। इसे खोलने के लिए 4 अंकों का कोड चाहिए था। बेन के दिमाग में फौरन स्टैचू ऑफ लिबर्टी से जुड़ा एक साल कौन था, 1876। जैसे ही बेन ने वो कोड सेट किया, डेस्क के साइड से खुफिया ड्रॉअर खुल गया। उसके अंदर एक नायाब चीज रखी थी, एक सदियों पुराना लकड़ी का तख्ता। ये कोई आम सुराग नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े खजाने सिटी ऑफ गोल्ड यानी सोने के शहर तक पहुंचने का नक्शा था। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि एक बार कोई भटका हुआ जहाजी एक प्राचीन कबीले तक पहुंच गया था। वहां उसने कबीले के बीमार सरदार का इलाज किया, जिसके बदले में उन लोगों ने उसे एक सोने के शहर को दिखाया। इसके बाद उस शहर की तलाश में ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, पर वो खजाना आज तक किसी को नहीं मिला। ज्यादातर इतिहासकार इस सोने के शहर को महज एक मनगढ़ंत कहानी मानते हैं, मगर बेन को यकीन था कि वो शहर वाकई में मौजूद है और वो उसे किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहता था। अमीर बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने खानदान पर लगे देशद्रोह के एक बदनुमा दाग को मिटाने के लिए। दरअसल इस दाग की कहानी दशकों पुरानी है। जब अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ा था, उस वक्त कुछ उग्रवादी सत्ता पलटने के लिए सोने के शहर की तलाश में थे। उन्हीं में से एक था जॉन विलिक्स बूथ, जिसकी डायरी में इस खजाने के सारे सुराग दर्ज थे। बूथ उस डायरी को लेकर बेन के परदाता थॉमस गेट्स के पास एक पहेली सुलझाने आया था, एक ऐसी पहेली जो सीधा सोने के शहर तक जाती थी। इत्तेफाक से यह वही खौफनाक शाम थी जब बूथ ने देश के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी थी। अगर थॉमस उस रात पहेली का जवाब बता देता तो वो खजाना उग्रवादियों के हाथ लग जाता और उन पैसों से वो देश को पूरी तरह बर्बाद कर देते। लेकिन थॉमस ने अपनी जान की परवाह न करते हुए वो डायरी सीधे आग में फेंक दी थी। उग्रवादियों ने गुस्से में थॉमस को मार डाला और उनके हाथ डायरी का केवल एक आधा जला हुआ पन्ना ही लग पाया। थॉमस की इस बहादुरी की वजह से वो सोने का शहर कभी गलत हाथों में नहीं पड़ा। उस जमाने से लेकर आज तक पूरा देश थॉमस को एक सच्चा देशभक्त मानता आया था। लेकिन कहानी तब पलट गई जब हाल ही में मिच विल्किंसन नाम का एक आदमी सामने आया। उसके पास बूथ की डायरी का वही आधा जला हुआ पन्ना था। उस पन्ने पर उग्रवादियों के साथ बेन के परदादा थॉमस का भी नाम लिखा था और उसके ठीक आगे लैटिन भाषा में एक शब्द लिखा था आर्टिफैक्ट्स, जिसका मतलब होता है मास्टर ऑफ क्राफ्ट्समैन, यानी एक ऐसा इंसान जो किसी हुनर या कला में माहिर हो। सच्चाई तो ये थी कि बूथ ने थॉमस का नाम सिर्फ एक पहेली सुलझाने वाले के तौर पर लिखा था, लेकिन उस अधूरे पन्ने को देखकर ऐसा लग रहा था मानो थॉमस ही बूथ का साथी हो।
मीच ने इस एक अधूरे सच का फायदा उठाया और बेन के परदादा को गद्दार साबित कर दिया। उसने दुनिया के सामने यह थियरी रख दी कि प्रेसिडेंट लिंकन की मौत वाली रात बूथ थॉमस के पास किसी खजाने का सुराग लेने नहीं आया था, बल्कि वो मीटिंग खुद थॉमस ने बुलाई थी प्रेसिडेंट लिंकन की हत्या की प्लानिंग करने के लिए, और वही इस पूरी हत्या का असली मास्टरमाइंड था। उस एक अधूरे सच ने एक ही झटके में सालों से चले आ रहे गेट्स फैमिली का सम्मान खाक में मिला दिया। अपने परदादा को बेगुनाह साबित करने का बेन के पास बस एक ही रास्ता था। उसे दुनिया का वो सबसे बड़ा खजाना ढूंढना था और यह साबित करना था कि बूथ की डायरी में उसी खजाने का नक्शा था, ना कि प्रेसिडेंट लिंकन को मारने की प्लानिंग। बेन ने जब सरकार की हिफाजत में रखे उस आधे जले पन्नी की स्पेक्ट्रल इमेजिंग मशीन से जांच की तो उसे एक छुपा हुआ सुराग मिला, लाबुलाए लेडी। एक इतिहासकार होने के नाते बेन तुरंत समझ गया कि यह इशारा फ्रांसीसी व्यक्ति एडोर्ड डी लाबुलाए की ओर है, जिन्होंने अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाने का सुझाव दिया था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का ओरिजिनल मॉडल आज भी पेरिस में मौजूद है। बेन रायली के साथ बिना वक्त गवाए पेरिस जा पहुंचा। वहां उन्होंने एक ड्रोन की मदद से जब उस स्टैच्यू की बारीकी से जांच की तो उसे लिबर्टी की मिसाल पर एक पहेली लिखी मिली। समंदर के पार दो जुड़वा भाई अटल खड़े हैं, लाबुलाए 1876। अटल यानी रेजोल्यूट। इससे बेन को तुरंत समझ में आ गया, HMS रेजोल्यूट नाम के मशहूर ब्रिटिश जहाज की याद। दरअसल 1854 में यह ब्रिटिश जहाज एक खोज अभियान के दौरान आर्कटिक की भारी बर्फ में फंस गया था। फिर करीब 1 साल बाद वो जहाज अपने आप बर्फ से आजाद होकर समंदर में बहते हुए 1200 मील दूर अमेरिका के पास पहुंच गया। ताज्जुब की बात यह है कि जहाज तब भी सही सलामत था। अमेरिकी सरकार ने उस जहाज को वापस ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को तोहफे के रूप में लौटा दिया। इस तरह यह जहाज दो देशों के बीच दोस्ती का प्रतीक बना। जब यह जहाज पुराना होकर रिटायर हुआ तो महारानी विक्टोरिया ने इसकी लकड़ी से 2 मेजें यानी डेस्क बनवाई, जिनमें से आज भी एक अमेरिका के व्हाइट हाउस में है और दूसरा लंदन के बकिंगम पैलेस में। बेन को समझते देर न लगी कि पहेली में समंदर के पार दो जुड़वा भाई अटल खड़े हैं, वो जुड़वा भाई असल में उन दोनों रेजोल्यूट डेस्क्स को कहा गया है। उसी एक डेस्क से बेन को खजाने का एक नक्शा मिल चुका था। बेन, एबिगेल और रायली उसे लेकर सुरक्षित बकिंगम पैलेस से बाहर निकल आए, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक खतरा उनका साय की तरह पीछा कर रहा है। वो खतरा था मिच। दरअसल मिच को खजाने के बारे में पहले से मालूम था, लेकिन खजाने के सुराग ढूंढना उसके बस की बात नहीं थी। इसलिए उसने जानबूझकर बेन के परदादा को बदनाम किया ताकि बेन अपने परदादा को निर्दोष साबित करने के लिए खजाने का नक्शा ढूंढे और उन्हें मारकर वो नक्शा हासिल कर ले। मिच ने जैसे उनके पास वो लकड़ी का तख्ता देखा, वो मौत बनकर उनके पीछे पड़ गया। वो उस वक्त तख्ते को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। बेन को अपनी और अपने दोस्तों की जान बचाने का बस एक ही रास्ता सूझा। उसने तख्ते की फोटो खींचकर असली तख्ते को नदी में फेंक दिया। मिच ने उसे हासिल कर लिया और बेन का पीछा छोड़ दिया। मिच भले ही वो असली तख्ता लेकर चला गया, लेकिन बेन इस बात से जरा भी परेशान नहीं हुआ, क्योंकि उस तख्ते पर एक बेहद प्राचीन और विलुप्त हो चुकी भाषा लिखी थी, जिसे डिकोड कर पाना आसान काम नहीं था। बेन उसी वक्त एबिगेल, रायली और अपने पिता पैट्रिक को लेकर एक यूनिवर्सिटी आ गया और इतिहास की प्रोफेसर एमिली से मिला। एमिली कोई और नहीं बल्कि खुद बेन की मां थी। वो उन चंद लोगों में से थीं जिन्हें ऐसी प्राचीन लिपियों और भाषाओं को समझने में महारत हासिल थी। एमिली अपने बेटे बेन और एबिगेल से मिलकर बहुत खुश हुई, मगर जब उसने अपने पति पैट्रिक को देखा तो उसका पारा चढ़ गया और दोनों ने वहीं झगड़ना शुरू कर दिया। दरअसल बेन के माता पिता की भी एक दूसरे से नहीं बनती थी, इसलिए दोनों एक दूसरे से दूर रहते थे। बेन और एबिगेल ने किसी तरह उन्हें शांत कराया और एमिली के सामने वो लकड़ी का तख्ता रख दिया। उस तख्ते पर बनी प्राचीन भाषा को देखते ही एमिली एकदम गंभीर हो गई। उसने निशानों को ध्यान से पढ़ा। उसमें एक पहेली लिखी थी जो कुछ इस तरह थी, खोजो उस नेक पक्षी को, थामने दो उसे अपना हाथ, वही पहुंचाएगा तुम्हें उस पवित्र सोने के शहर के पास। सोने का शहर ये शब्द सुनते ही एमिली हंस पड़ी। उसने कहा कि सोने का शहर असली है ही नहीं, ये बस कहानियों में है। लेकिन बेन को अपने परदादा थॉमस पर पूरा यकीन था। अगर सोने का शहर असली नहीं होता तो थॉमस उस नक्शे को बचाने के लिए अपनी जान नहीं गंवाते। इसी दौरान एमिली ने उस तख्ते को गौर से देखा और बताया कि यह लकड़ी का तख्ता बीच से टूटा हुआ है, यानी कि इस तख्ते का एक और हिस्सा था जिस पर सोने के शहर तक पहुंचने का सुराग हो सकता है। बेन के दिमाग में तुरंत ये बात आ गई कि रेजोल्यूट डेस्क तो 2 थे। अगर नक्शे का पहला हिस्सा बकिंगम पैलेस वाली डेस्क में मिला तो नक्शे का दूसरा हिस्सा जरूर व्हाइट हाउस वाली डेस्क में होगा। मगर व्हाइट हाउस बकिंगम पैलेस की तरह कोई घूमने की जगह नहीं थी। वो दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक थी जिसके अंदर घुसना आसान नहीं था।
मगर बेन के पास हर ताले की चाबी थी। वो व्हाइट हाउस के एक अधिकारी को जानता था जो उनकी मदद कर सकता था। वो था कॉनर, जो इन दिनों एबिगेल पर लट्टू था। बेन और एबिगेल के अलग होने के बाद से ही वो एबिगेल पर ट्राई कर रहा था। बेन की किस्मत अच्छी थी कि आज व्हाइट हाउस में बच्चों का एक प्रोग्राम रखा गया था। बेन और एबिगेल वहां जा पहुंचे। एबिगेल ने कॉर्नर पर अपनी अदाओं का जादू चलाते हुए उससे गुजारिश की कि वो उन्हें प्रेसिडेंट का ऑफिस दिखाए। कॉर्नर राजी हो गया। तीनों प्रेसिडेंट के ऑफिस में आ गए। एबिगेल अपनी कान की बालिक होने का झूठा बहाना करके कॉर्नर के साथ उसे ढूंढने लगी, जिससे बेन को उस रिजोल्यूट डेस्क की जांच करने का मौका मिल गया। वो डेस्क भी पहले वाले डेस्क की तरह एक पजल था, जिसे सॉल्व करते ही बगल का एक ड्रॉर खुल गया। मगर उसके अंदर देखकर बेन को झटका लगा। उसमें तख्ते का दूसरा हिस्सा था ही नहीं, बस एक पक्षी का सिंबल बना हुआ था जिसके पंजे में एक स्क्रूल था। बेन उस पंछी की फोटो खींचकर एबिगेल के साथ बाहर आ गया। उसे लग रहा था कि उस ड्रॉर से तख्ता पहले ही किसी ने निकाल लिया है। अब उन्हें खजाने का कोई सुराग नहीं मिलने वाला। उनके सफर का अंत यही होने वाला है। लेकिन तभी रायली ने जब उस स्क्रॉल पकड़े हुए पक्षी की फोटो देखी तो वो चौंक उठा। उसने बताया कि पक्षी का यह सिंबल उनका अगला सुराग है। यह सिंबल है बुक ऑफ सीक्रेट्स का। दरअसल बुक ऑफ सीक्रेट्स एक रहस्यमय किताब है। ऐसा माना जाता है कि इस किताब में अमेरिका के इतिहास के वो गहरे राज दफन हैं जिन्हें आम जनता से हमेशा के लिए छिपा कर रखा गया है। जैसे क्या सच में कोई एलियंस है, एरिया 51 का असली सच क्या है, और क्या अमेरिका का अपोलो मिशन वाकई चांद पर गया था। ऐसे कई अनसुलझे रहस्य इस किताब का हिस्सा हैं। ये किताब एक राष्ट्रपति से दूसरे राष्ट्रपति को सौंपी जाती थी और वो कभी किसी के साथ इसका जिक्र ही नहीं करते थे। कुछ लोगों का मानना था कि यह किताब असलियत में है, तो कुछ लोग इसे काल्पनिक मानते थे। सच्चाई क्या है, यह केवल अमेरिका के प्रेसिडेंट को ही मालूम थी। अब सवाल यह था कि दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट से यह राज कैसे पूछा जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट सीधे तौर पर पूछने पर कुछ भी बताने वाले नहीं थे। मगर बेन हार मानने वालों में से नहीं था। वो प्रेसिडेंट से राज उगलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने कुछ देर सोचा और फिर एक ऐसा फैसला किया जिसे सुनकर रायली, एबिगेल और पैट्रिक के कान खड़े हो गए। बेन ने ठान लिया कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को किडनैप करेगा। जल्दी ही प्रेसिडेंट का जन्मदिन आने वाला था। बेन ने अपने प्लान को अंजाम देने के लिए उसी दिन को चुना। बेन के पास पैसों की कमी नहीं थी। उसने पहले ही उन सभी होटल्स को एडवांस में बुक कर लिया जहां राष्ट्रपति अपना जन्मदिन मना सकते थे, सिवाय एक जगह के, माउंट वर्नोन। दरअसल माउंट वर्नोन अमेरिका के सबसे पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन का ऐतिहासिक घर है। बेन चाहता था कि प्रेसिडेंट वहीं अपना जन्मदिन मनाए, क्योंकि उस इमारत में कई छुपी हुई गुप्त रास्ते और सुरंगें थीं जो बेन के प्लान को अंजाम देने के लिए परफेक्ट थीं। प्रेसिडेंट के जन्मदिन की शाम जब सब जश्न में डूबे थे, तभी बेन तालाब के रास्ते अंदर घुसा और पार्टी में शामिल हो गया। वैसे जताने लगा जैसे उसे पार्टी में खास तौर पर इनवाइट किया गया है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रेसिडेंट को जन्मदिन की बधाई देने जा पहुंचा। बेन जानता था कि प्रेसिडेंट को भी इतिहास में दिलचस्पी है, इसलिए गिफ्ट के तौर पर वो प्रेसिडेंट के लिए जॉर्ज वाशिंगटन के इस घर का एक पुराना नक्शा लाया था, जिसे जॉर्ज वाशिंगटन ने खुद बनाया था। उसने प्रेसिडेंट को नक्शे में एक सुरंग दिखाई जिसे अब तक खोजा नहीं गया था। बेन ने कहा कि अगर प्रेसिडेंट चाहें तो वो इस सुरंग को खोजने वाले पहले इंसान बन सकते हैं। जैसा कि बेन ने सोचा था, प्रेसिडेंट वो सुरंग देखने से खुद को रोक ही नहीं पाए। उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बाहर रहने के लिए कहा और बेन के साथ सुरंग में आ गए। उनके अंदर घुसते ही बेन ने सुरंग को मजबूत दरवाजे से बंद कर दिया। प्रेसिडेंट हक्के बक्के रह गए। वो बेन के हाथों किडनैप हो चुके थे। प्रेसिडेंट बेन को चेतावनी देने लगे। इस गुस्ताखी के बदले वो बेन को उम्र कैद की सजा दिलवा सकते हैं। मगर बेन उनसे पूरे सम्मान से पेश आया। उसने उन्हें सारी बात बताई कि वो सोने के शहर की तलाश में है, जिसका अगला सुराग उसे बुक ऑफ सीक्रेट में ही मिल सकता है। बेन ने प्रेसिडेंट से पूछा कि वो किताब कहाँ है, मगर प्रेसिडेंट हंस पड़े। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसी कोई किताब ही नहीं है। बेन अब घबराने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। वो प्रेसिडेंट को बाइज्जत सुरंग से बाहर ले आया और आखिरी बार उनसे विनती करते हुए कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, आप यहां से घर लौट सकते हैं, लेकिन अगर बुक ऑफ सीक्रेट्स सचमुच है तो प्लीज मुझे बताइए। उससे न सिर्फ मेरे परदादा को निर्दोष साबित कर पाऊंगा मैं, बल्कि अमेरिकी मूल निवासियों का सबसे बड़ा खजाना मैं देश को सौंप दूंगा। प्रेसिडेंट ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, वो किताब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में है। बेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रेसिडेंट को बेन की ईमानदारी पर पूरा भरोसा हो गया था। उन्होंने बेन को बुक हासिल करने के लिए खास कोड भी बताया। बेन उसी वक्त एबिगेल और रायली को लेकर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में जा पहुंचा और छुपी हुई वो किताब हासिल कर ली। उस किताब में उन्हें गुम हुए तख्ते के दूसरे हिस्से की तस्वीर मिल गई, जिसे डिकोड करने पर एक जगह का नाम सामने आया। वो जगह था माउंट रशमोर, अमेरिका का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्मारक, जहां ग्रेनाइट की एक विशाल पहाड़ी को तराशकर अमेरिका के 4 प्रभावशाली राष्ट्रपतियों के चेहरे बनाए गए हैं। बेन को पूरी उम्मीद थी कि खजाने का अगला सुराग उन्हें वहीं मिलेगा,
बेन, एबिगेल, रायली और पैट्रिक अगली सुबह माउंट रशमोर जा पहुंचे, मगर वहां एक बड़ी मुसीबत पहले से उनके इंतजार में बैठी थी। मिच बेन की मॉम एमिली को बंधक बनाकर वहां आ धमका। मिच बहुत ही शातिर था। उसने किसी को मारने की धमकी नहीं दी, बल्कि एक ऐसा सच बताया जिसने सबके होश उड़ा दिए। दरअसल सोने के शहर तक पहुंचने के लिए केवल 2 लकड़ी के तख्ते के ही सुराग नहीं थे, उनके अलावा एक और बेहद अहम सुराग था जिसके बिना उस खजाने तक पहुंचना नामुमकिन था। और वो सुराग था इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का एक सीक्रेट लेटर। असल में सालों पहले अमेरिका के उन उग्रवादी यानी बूथ को खजाने की जानकारी और उसका सुराग खुद क्वीन विक्टोरिया ने ही भेजा था। इतिहास की ये बात वाकई हैरान करने वाली थी कि आखिर इंग्लैंड की महारानी अमेरिका के देश विरोधियों की मदद क्यों करना चाहती थी, लेकिन इसके पीछे उनकी मंशा बिल्कुल साफ थी। उस दौर में अमेरिका 2 हिस्सों में बटा हुआ देश था और इंग्लैंड को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों में से भारी मात्रा में कॉटन चाहिए था। इसलिए उन्होंने खजाने के नक्शे के बदले उनसे सौदा किया था। क्वीन विक्टोरिया का वो सीक्रेट लेटर जिसमें सोने के शहर तक पहुंचने के अहम सुराग लिखे थे, वो कुछ देर पहले तक मिच के पास ही था, मगर शातिर मिच ने उसमें लिखे सुराग को याद करके वो लेटर जला दिया था। उसे जलाकर मिच ने बेन की टीम को मजबूर कर दिया कि वो उसे अपने साथ सोने के शहर में ले जाएं, क्योंकि अब केवल वही रास्ता जानता था। बेन को मजबूरन राजी होना पड़ा, लेकिन उसने मिच के आगे शर्त रखी कि उसे अकेले चलना होगा, वो भी बिना किसी हथियार के। मिच राजी हो गया। वो लोग जल्दी माउंट रशमोर की पहाड़ियों के ऊपर पहुंच गए। तख्ते में लिखी पहेली के मुताबिक उन्हें यहाँ किसी नोबेल बर्ड यानी कि नेक पक्षी को ढूंढना था जो उन्हें सोने के शहर के दरवाजे तक ले जाएगा, लेकिन वहां तो चट्टानों के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी मिच ने उन्हें उस पक्षी को ढूंढने का सुराग बताया जो उसे क्वीन विक्टोरिया के लेटर में मिला था। उसने कहा, दरवाजा तभी सामने आएगा जब बिन बादल बरसात होगी। बेन ने दिमाग दौड़ाया और उसे बिन बादल बरसात का मतलब समझ में आ गया। इसका मतलब था कि जब आसमान साफ हो और सूरज की धूप चट्टान पर पड़े, तब उन्हें खुद ही चट्टान पर पानी डालकर बरसात करनी होगी। सभी ने चट्टान पर पानी डालना शुरू किया। तभी एबिगेल को चट्टान पर एक पक्षी का चित्र नजर आया। उस पक्षी के ठीक नीचे चट्टान पर एक छोटी सी सुराख बनी थी। उसे देख बेन को पहेली का अगला हिस्सा याद आया। थामने दो उस नेक पक्षी को अपना हाथ, वही पहुंचाएगा तुम्हें उस पवित्र सोने के शहर के पास। बेन ने बिना एक पल सोचे सुराख में अपना हाथ डाल दिया। उसे अंदर एक ईंट जैसा कुछ महसूस हुआ। बेन ने उसे जैसे ही खींचा, तभी चट्टान के बीच एक बड़ी सुरंग का रास्ता खुल गया। बेन सभी को लेकर उसके अंदर चला आया। अंदर का नजारा हैरान करने वाला था। वहां हजारों साल पुरानी सभ्यता के खंडहर थे। लकड़ी और चट्टानों से बनी अजीब व गरीब आकृतियां थीं। रायली हैरानी से उनसे पूछने लगा, तभी उसका हाथ गलती से एक पुरानी रस्सी पर टच हो गया। रस्सी एक झटके से टूट गई, आसपास की चीजें हिलने लगी और उनके पीछे एक विशाल पत्थर ने बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब वे सभी अंदर फंस चुके थे। बाहर जाने का रास्ता नहीं था, इसलिए वो आगे बढ़ने लगे। थोड़ा आगे चलते ही रायली को एक दीवार पर छोटी सी चमकती हुई मूर्ति नजर आई। वो एक खरे सोने की मूर्ति थी। उसे देखने के लिए जैसे ही वो लोग आगे बढ़े, अचानक नीचे की जमीन खिसक गई। बेन, एबिगेल, रायली और मिच नीचे एक बहुत बड़े चौकोर प्लेटफॉर्म पर जा गिरे, लेकिन पैट्रिक और एमिली ऊपर ही रह गए और बाकी टीम से अलग हो गए। इधर नीचे सबकी जान पे बनी हुई थी। वो प्लेटफॉर्म केवल एक लंबी लकड़ी के पिलर के सहारे खड़ा था, बिल्कुल एक तराजू की तरह। अगर किसी की तरफ भी थोड़ा सा वजन ज्यादा हो जाता तो प्लेटफॉर्म पलट जाता और वो चारों नीचे गहरी खाई में समा जाते। उस गहरी खाई में कंकालों का ढेर बिछा हुआ था, जिसका मतलब था कि पहले भी कई लोग खजाना ढूंढने आए थे, लेकिन सब मारे गए। चारों डरे सहमे बुत बनकर खड़े हो गए। तभी एबिगेल की नजर प्लेटफॉर्म के एक छोर पे लटकी हुई एक पुरानी सीढ़ी पर गई, जो ऊपर के गुफा की तरफ जा रही थी। लेकिन उस सीढ़ी तक पहुंचना मुश्किल था, क्योंकि वो उनकी पहुंच से थोड़ी ऊपर थी। कुछ पल सोचने के बाद बेन को एक आइडिया आया। उसने बाकी तीनों को एक साथ सीढ़ी वाली साइड के अपोजिट साइड खड़े होने को कहा। तरकीब ये थी कि जब 3 लोग अपोजिट साइड पर खड़े होंगे तो तराजू एक तरफ, उनके भार से प्लेटफॉर्म का वो साइड झुकेगा और सीढ़ी वाला हिस्सा ऊपर उठेगा, जिससे वो एक एक करके ऊपर चढ़ जाएंगे। इस तरकीब की बदौलत एबिगेल, रायली और मिच ऊपर चढ़ गए। अब अंत में केवल बेन बचा था। वो बुरी तरह फंस चुका था। उनके बहुत ज्यादा हलचल से लकड़ी का वो पुराना पिलर टूटने लगा था, जिस पर प्लेटफॉर्म टिका हुआ था। बेन सीढ़ियों की तरफ भाग ही नहीं सकता था, क्योंकि प्लेटफॉर्म की दूसरी साइड खड़े होने के लिए कोई बचा ही नहीं था। इसलिए अगर बेन सीढ़ियों की तरफ जाता तो सीधा खाई में गिरता। बेन का बचना अब नामुमकिन लग रहा था, लेकिन तभी ऊपर मौजूद एबिगेल का दिमाग चला। उसे एक भारी भरकम सोने की मूर्ति दिखी,
जिसे उसने प्लेटफॉर्म की तरफ लुढ़का दिया। उस मूर्ति ने प्लेटफॉर्म पर काउंटर वेट की तरह काम किया, जिससे बेन सीढ़ियों तक पहुंचने में कामयाब हो गया और ऊपर गुफा में आ गया। वो प्लेटफॉर्म टूटकर हमेशा के लिए उस खाई में जा गिरा। मौत के मुंह से निकलने के बाद बेन, एबिगेल, रायली और मिच आगे बढ़े। वे एक अंधेरे हॉल में जा पहुंचे जहां तेज पानी के बहने की आवाज आ रही थी। बेन ने देखा एक दीवार पर नाली बनी हुई थी जो ज्वलनशील तेल से भरी थी। बेन ने उस तेल में आग लगा दी, जिससे वो पूरा हॉल रोशनी से भर गया। उन्हें लगा शायद यही खजाना है, लेकिन वो जगह पूरी तरह पानी से भरी हुई थी। वहां 4 दरवाजे थे जहां से लगातार पानी अंदर आ रहा था। उन्हें आगे जाने का कहीं से कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी बेन ने गौर किया कि पानी अगर अंदर आ रहा है तो यहां भर नहीं रहा, तो कहीं तो ये जा रहा होगा और वहीं से आगे जाने का रास्ता होगा। बेन को वहां एक बड़ा सा लोहे का पहिया दिखा। उन चारों ने मिलकर जैसे उस पहिए को घुमाया, वो चारों दरवाजे बंद हो गए और पानी अंदर आना भी रुक गया। जैसे ही पानी छटा, उन्हें नीचे एक सुरंग दिखाई दे गई। उस सुरंग से जब वे लोग आगे बढ़े तो एक ऐसी जगह जा पहुंचे जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके सामने था सिटी ऑफ गोल्ड, यानी सोने का शहर। जमीन, दीवारें, सीढ़ियां, इमारत, सब कुछ ठोस सोने से बना हुआ था। वो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना था जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। इतने में ही उन्हें पैट्रिक और एमिली भी वहां आते दिखाई दिए, जो भटकते हुए किसी और रास्ते से वहां आ पहुंचे थे। उन्हें सुरक्षित देख बेन, एबिगेल और रायली के चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। पानी रोकने के लिए जो पत्थरों की दीवार बनाई गई थी, वो इतने सालों बाद कमजोर पड़ चुकी थी। पानी का भारी दबाव उन दीवारों को तोड़ने लगा और वो सोने का शहर पानी में समाने लगा। बाहर निकलने के सारे रास्ते पानी ने ब्लॉक कर दिए थे और अब कुछ ही देर में बेन और उसके साथियों की यही जल समाधि बनने वाली थी। जहां सब डरे हुए थे, वहीं बेन ने होश संभाला। उसने देखा कि पानी का बहाव नीचे एक दरवाजे के अंदर जा रहा है। उस दरवाजे को खोलने के लिए वहां एक भारी भरकम पहिया लगा हुआ है। बेन और मिच मिलकर उस पहिए को घुमाने लगे। जैसे ही दरवाजा ऊपर उठा, उन्होंने देखा कि पानी बहकर एक अंडरग्राउंड नदी में जा रहा है। उस नदी के रास्ते वे जिंदा बाहर निकल सकते थे, लेकिन सब नहीं। दरवाजे को खुला रखने के लिए किसी एक को अपना बलिदान देकर उस पहिए को थामे रखना था, तभी वो दरवाजा खुला रह पाता और बाकी लोग सुरक्षित बाहर जा सकते थे। मौत को सामने देखकर मिच पागल सा हो गया। वो चाहता था कि उससे पहले बाहर निकाला जाए और खजाना ढूंढने का क्रेडिट भी उसे ही मिले। गुस्से में उसने चाकू भी निकाल लिया। तब बेन ने समझदारी दिखाते हुए उसे शांत कराया। अपने परिवार और दोस्तों को बचाने के लिए बेन ने अपनी जान की कुर्बानी देने का तय कर लिया। उसने मिच से विनती की कि वो पहले उसके माता पिता और एबिगेल और रायली को जाने दे। उसके बाद वो दरवाजे को अकेले खोले रखेगा, जिससे मिच बाहर निकल सकता है। मिच राजी हो गया। दोनों ने मिलकर पहिए को फिर से घुमाया, जिससे दरवाजा खुल गया और एबिगेल, रायली, एमिली और पैट्रिक भारी मन से वहां से बाहर निकल गए। इसके बाद बेन ने एक पत्थर से अपना पैर टिकाकर पूरी ताकत से अकेले ही पहिए को थाम लिया और मिच को भी बाहर जाने को कहा। लेकिन तभी ऊपर से एक भारी भरकम मूर्ति पहिए के हैंडल पर गिरी। उस झटके से बेन पानी में फिसलकर सीधा दरवाजे की तरफ बह गया। पहिए का पूरा भार मिच पर आ गया। मिच चाहता तो पहिए को छोड़कर बेन को अंदर फंसा सकता था, मगर शायद उस मुश्किल घड़ी में उसके सारे बुरे कर्म उसकी आंखों के सामने आ गए। ऐसे पाप का घड़ा लेकर जीने से अच्छा उसने एक नेक काम करके मरना बेहतर समझा। बेन के बाहर जाते ही मिच ने पहिया छोड़ दिया। दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया और मिच उस सोने के शहर के साथ पानी में डूब गया। बेन अपने माँ बाप और एबिगेल और रायली के साथ सुरक्षित बाहर निकल आया। उसने कर दिखाया था। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना ढूंढकर उसने न केवल अपने खानदान की इज्जत पर लगा दाग मिटाया, बल्कि एक नया इतिहास भी रच दिया। मगर इस बार खजाना ढूंढने का श्रेय उसने खुद ही नहीं लिया, बल्कि मिच को सारा श्रेय दे दिया, जिसकी बदौलत वे सभी आज जिंदा थे। इस तरह इतिहास, रहस्य और रोमांच से भरी ये शानदार कहानी यहीं समाप्त हो गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।